तो चलिए, अभी तक जो है वो हम लोगों ने, अगर आवाज या कोई समस्या होगी तो हमें बता देना सब लोग। अब आज तक जो है हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ लिया वो है अपने सिलेबस का। इसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई, और फिर कितने तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन की हियरार्की क्या है जो कि लिनियस ने दिया था, और क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी स्पीसीज। तो स्पीसीज से लेके स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम और डोमेन, इन सारी चीजों को देखा था। फिर नेमिंग, यानी टेक्सोनॉमी में जो दो महत्वपूर्ण काम हैं, एक जीवों का क्लासिफिकेशन करना, दूसरा उनका नामकरण करना यानी नेमिंग करना। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पढ़ा। इसमें जो है कब कैसे कैसे इसमें प्रयास हुए, क्या समस्याएं थी, जिसके बाद लीनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया, दी नाम पद्धति, और बाद में उसी को आधार बना के कई बार जो इंटरनेशनल जूलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कॉन्फ्रेंसेज किए। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, उसने एक बॉडी बनाई, एक कमेटी बनाई, और कमेटी ने समय समय पर कोड बनाए। तो वो कोड जो है वो कई बार में पब्लिश किए गए हैं। जो लेटेस्ट कोड आया है वो 1999 में आया, जिसके आधार पर हम लोग अभी नामकरण करते हैं प्राणियों का। तो हम लोगों ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से शुरू करके और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पढ़ा। इसके बाद स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्योंकि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज होती है। तो यानी जब वर्गीकरण स्वयं में क्या है, जब बहुत सारे जीव हैं, लाखों जीव मान लीजिए हैं, लाखों हैं, तो इनको समानता के आधार पर समूहों में रख देना। जो एक समान है उनका एक समूह, कुछ जो दूसरे समान है उनका दूसरा समूह, इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो ये जो समूह होगा, सबसे छोटा समूह जो होगा वो जाति है। अब जाति जो बनी, तो किस आधार पर मानोगे कि जो सारे जीव हैं वो किसी पर्टिकुलर जाति के हैं। तो उसके लिए जाति की परिभाषा दी गई कि जाति होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और उसी को हम लोग कहते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तीन स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात की। मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो कि सबसे पुरानी है, और इसका एक नाम है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि जाति वह होती हैं एक समान दिखने वाले जीवों का समूह एक जाति है। मतलब ये मार्फोलॉजी पर आधारित है, लेकिन मार्फोलॉजी को लेके समस्याएं थी। और हम लोगों ने देखा कैसे कई जीव सिलेंट्रेटा में, जैसे कोरल का एग्जाम्पल हमने दिया था, पेनाटुला और गार्गोनिया, ये कुछ ऐसे जीव हैं। इकाइनोडर्मेटा में भी अनेक ऐसे जीव हैं जो देखोगे तो लगेगा प्लांट हैं। तो प्लांट में प्लांट स्पीसीज मान लेना सही नहीं होगा, इसलिए मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट फेल हुआ था। दूसरा, अर्नेस्ट मायर ने 1942 में दिया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। और ये जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपस में प्रजनन पर आधारित थी। इन्होंने कहा, अर्नेस्ट मायर ने ये कहा कि ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन करके जीवित संतान उत्पन्न कर सकें उनको हम एक जाति का मानेंगे। लेकिन इसमें भी समस्या बाद में आई, क्योंकि दो अलग अलग जातियां भी अब आपस में प्रजनन कर लेती हैं और प्रजनन करके हाइब्रिड का निर्माण करती हैं। तो हाइब्रिड का जो कॉन्सेप्ट आया उसको बायोलॉजिकल
स्पीसीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो फिट नहीं था। यानी दो अलग अलग जातियां जब आपस में इनब्रीडिंग कर रही हैं, आपस में संकरण कर रही हैं, तो क्या दोनों को एक स्पीसीज मान लिया जाए? अगर दो जातियों को एक स्पीसीज मान लिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो इस सेंस में बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी फिट नहीं हुआ। तीसरा जो आया था वो था फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। और फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता था कि समान पूर्वजों से उत्पन्न होने वाले सभी जीव एक जाति के होते हैं। यानी ये उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर आधारित है, किस किस पूर्वज से होके कोई जीव बना। तो समान पूर्वज की जो संतानें होंगी वो एक जाति की होंगी, इसको कहते हैं। और पूर्वजों का जो इतिहास है, जिनसे होके, जिन जिन स्टेप से होके कोई जाति बनती है, जैसे अगर हम एक कॉमन बात करें, प्रोटोजोआ एक कोशिका का संघ है, एक कोशिकीय जीव हैं, उनसे फिर पोरीफेरा बना, पोरीफेरा से आगे क्रम जानते हो, लास्ट में मैमल्स बने। तो ये एक क्रम है जिसके द्वारा मैमल्स बना। मैमल्स का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो यहाँ से शुरू हुआ, इन इन स्टेजेस से होते हुए लास्ट में मैमल्स बना, और मैमल्स में तमाम ऐसी जातियां बनते बनते मनुष्य बनी। तो जो उनकी विकास वृत्ति है, इवोल्यूशनरी क्रम है, उसी को फाइलोजेनी कहा जाता है। और फाइलोजेनी के आधार पर जो जीव जाति निर्धारित हुई उसको हम फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये मॉडर्न स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, आज के समय का मोस्ट एक्सेप्टेड स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। इसके बाद स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बाद हमने सब स्पीसीज कॉन्सेप्ट समझाया था कि सब स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है। एक ही जात जब बहुत दूरस्थ भागों में फैली होती है तो अलग अलग भागों में वातावरण की दशाएं अलग होने की वजह से उनके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, और लंबे समय के बाद जब वो आपस में फिर पास पास आती हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे नहीं रहती, बल्कि उनमें मार्फोलॉजिकल अंतर हो जाता है। लेकिन केवल बाह्य रूप से अंतर हुआ है, उनमें अभी भी आपस में प्रजनन करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। तो एक जाति के ऐसे दो समूहों को जिनमें थोड़ी सी शारीरिक अंतर आ गया है, उनको हम उपजाति कहते हैं। उपजाति का कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में समझाया था। और जो पहली यूनिट है उसमें इतना ही था, प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ सब स्पीसीज। अब जो है हम लोग दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। और ईशा दीक्षित आज पहली बार क्लास कर रही हैं, तो अगर इनको क्लास पसंद आएगी तो पहले जो हमने पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग है वो हम दे देंगे, पीडीएफ भी है वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। तो अभी ज़्यादा दिन, मुश्किल से दो ही दिन क्लास शुरू हुई है, तो ज़्यादा नहीं है, उससे वो तैयार हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या होगी तो इस पूरे अपने तैयारी के दौरान इतनी बार चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा कि कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए, तो आज जो है, अब जो नया अपना सिलेबस में जो नया यूनिट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है, इसको डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें एनिमल किंगडम में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मेन मेन फाइलम है, वो सभी जानते हो कि पहला प्रोटोजोआ है। ईसा, हमें ये बताओ इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या हिंदी में? ईसा, कैन यू हियर मी? मैं ये कह रहा था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं है ईशा? ठीक है, ओके।
एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फाइलम। फर्स्ट फाइलम इज द प्रोटोजोआ। पहला जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ संघ है। दूसरा जो है सेकंड इज द पोरीफेरा। थर्ड, तीसरा फाइलम। ये मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जिस हिसाब से ये इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो तीसरा जो है उसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। इसका एक नाम और है निडेरिया। इसके बाद एक फाइलम आता है, माइनर फाइलम है, लेकिन माइनर फाइलम को वो सिलेबस में नहीं है अपने। यहाँ पर जो है वो जो इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है इंपॉर्टेंट फाइलम, वो है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसके बाद आता है निमेटोडा। निमेटोडा। और ये दोनों मिलके, प्लेटीहेल्मिन्थीस और निमेटोडा, दोनों मिलके एक सुपर क्लास बनाते हैं जिसका नाम है एसके हेल्मिन्थीस। एसके हेल्मिन्थीस। तो एसके हेल्मिन्थीस एक सुपर क्लास है, सुपर फाइलम है। और इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ये दोनों फाइलम आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस और निमेटोडा। इसके बाद इस क्रम में अगर आगे बढ़ें तो छठा है अपना एनिलिडा। और सेवंथ जो है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो आर्थ्रोपोडा है। एट्थ है मोलस्का। नाइन्थ है इकाइनोडर्मेटा। और टेंथ जो है वो है कार्डेटा। अब सिलेबस में जो ये है, इतने सारे फाइलम हैं जिनका हमें डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने हैं। और कार्डेटा में जानते हो इम्पोर्टेंट क्लास हैं। तो कार्डेटा जो फाइलम है वो एक्चुअली कई इम्पोर्टेंट क्लास में बांटा गया है। और इसमें जो है, जो पहला सुपर क्लास है वो है पिसीज का, जिसके अंदर मछलियों का दिन होता है, पिसीज है। इसके बाद फिर सब क्लास हैं, एक सुपर क्लास है, बाकी क्लास हैं। और क्लास में एम्फीबिया को पढ़ना है, फिर एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया को पढ़ना है, फिर एवीज पढ़ना है और मैमेलिया पढ़ना। इनके क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ना है। और साथ ही साथ ये जो फाइलम लिखे हैं और ये जो क्लासेस लिखे हैं, इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हैं, उनको पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ में हम लोगों को जो पढ़ना है वो यूग्लिना को पढ़ना है। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका को पढ़ना है। इसके बाद प्लाज्मोडियम को पढ़ना है। और एक और है। अब देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो ये कि पहले मैं इन क्लासों के इन एनिमल को पढ़ाऊंगा। एक बार मैंने सोचा कि पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा दें,
लेकिन क्लासिफिकेशन अगर हम पहले लेते हैं तो मेरी समझ से, जैसे प्रोटोजोआ में अलग अलग, पहले तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें समझना होगा, फिर जो इनके अलग अलग क्लासेस हैं, फिर उनके सब क्लासेस हैं या ऑर्डर हैं, और उसके अंतर्गत उनके एग्जाम्पल हैं, उनके अपने कैरेक्टर हैं। तो मेरी समझ से जब हम इनके इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को पढ़ेंगे तो इनके जो कैरेक्टर हैं, जो इनसे संबंधित रचनाएं हैं, वो हमें उसकी जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद जब हम पूरे फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनके टर्म्स जब आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम उनको समझ चुके हुए कि ये चीज़ क्या है। तो इस वजह से मैंने जो है निश्चय किया है कि पहले इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को पढ़ाएंगे, इसके बाद इस फाइलम को लेंगे और उसका क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो इसमें जो अपना पहला है आज वो है यूग्लिना। यूग्लिना को पढ़ेंगे हम लोग। अब हाँ मुख्तियार, क्यों? नहीं नहीं, वो कॉलेज का ऑथराइज है ना, वो वही करता है। अरे नहीं, उससे हम कराएंगे, चिंता न करो, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, बाद में। ठीक ठीक, देख लीजिए। तो इसमें जो है, जो यूग्लिना है, यूग्लिना विराइडिस को पढ़ना है। कल हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में ये पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम को लिखते समय ऑलवेज अंडरलाइन किया जाता है। यूग्लिना विराइडिस की अगर हम बात करें तो ये फाइलम इसका है प्रोटोजोआ, सब फाइलम इसका है सार्को मैस्टिगोफोरा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सार्को का मतलब होता है मसल्स से संबंधित चीजें, और मैस्टिगोफोरा का मतलब है फ्लैजेला। तो ये जो मैस्टिगोफोरा है, यहाँ मैस्टीन का मतलब होता है झाड़ू, इंग्लिश में इसको विप कहा जाता है। तो फ्लेजला जैसे झाड़ू के जैसा होता है, कुछ उस तरीके से, जैसे घोड़े की पूंछ होती है, हॉर्स टेल, तो उस तरीके की रचना है जो कि एक्चुअली फ्लेजला है। और फेरीन मीन्स, ये जो फोरा शब्द आया लास्ट में, वो है फेरीन। इसका मीन्स होता है बियरिंग। बियरिंग मीन्स होता है धारण करना, धारण करना। तो दोज एनिमल हु बियर्स ए विप लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस विप लाइक स्ट्रक्चर इज फ्लेजला। तो इसका एक दूसरा नाम भी है फ्लेजिलाटा। सार्कोमेस्टिगोफोरा को फ्लेजिलाटा कहते हैं। इसके बाद इसका क्लास है। क्लास जो है, चूंकि ये जो है अपना, जो यूग्लिना है, ये प्लांट के कुछ कैरेक्टर इसमें हैं, तो इसको कहा जाता है फाइटो मेस्टिगोफोरा। फाइटो मेस्टिगोफोरा। और इसी के साथ जो इसका आर्डर है, क्लास के बाद जो आता है वो है आर्डर। इसमें एक सुपर क्लास भी है, एक मिनट इसको सही कर दे। तो क्लास पर आने से पहले सुपर क्लास है, लेकिन
इसी से मिलता जुलता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसका नाम है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा अगेन वही फ्लैजेला, फ्लैजेला को वियर करने वाले एनिमल, तो सुपर क्लास हो गया। और क्लास जो है इसका वो है फाइटो, फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो मेस्टिगोफोरा, यानी दोज फ्लैजेला वियरिंग एनिमल हु हैव प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक, तो फाइटोमेस्टिगोफोरा है ये। इसके बाद इसका ऑर्डर है यूग्लिनिडा, यूग्लिनिडा। और इसके बाद जीनस है यूग्लिना, और स्पीसीज है विराइडिस। तो साइंटिफिक नेम में जीनस का पहला अक्षर वो कैपिटल लेटर में होता है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होता है। ये तो कॉमन सी बात है, जानते हो इसको। अब इसका हैबिटेट अगर देखा जाए, हैबिटेट तो फ्रेश वाटर एनिमल है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है ये। फ्रेश वाटर एनिमल है, और पॉन्ड, लेक, डिटचेस, यानी कि अगर इफ वी टॉक इन हिंदी देन इट इज फाउंड इन, ये पाया जाता है तालाबों में, पोखरों में, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, और जो स्लो रनिंग झरने होते हैं उन सब में मिलता है, जहाँ पर वेजिटेशन होता है यानी वनस्पतियां होती हैं, ऐसे उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बीच में जो इंटीरियर इंड है इस पे, इसमें एक तो ये एक जो है फ्लास्क के लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और ये बाहर खुलता है। इसी में एक ये देखिए एक बड़ा सा फ्लैजेला होता है, और एक छोटा सा फ्लैजेला भी होता है, जो इसी अ, जो ये कैविटी है इसी में ये इसके अंदर ही रहता है, छोटा सा होता है, इससे बाहर नहीं जाता। अब यहाँ देखिए कि ये जो पॉइंट है, जो इसका ये वेसल एरिया है, जिस पॉइंट से ये शुरू होता है, इसको कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट या काइनीटो काइनीटोटोम, यहाँ से ये ओरिजिन होता है। और यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग फ्लैजेला है, इस पर थोड़ा ऊपर की तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडी। पैराफ्लैजेलर, ये भाग जो खुलता है इसको साइटोस्टोम कहा जाता है। साइटोस्टोम, साइटो मीन्स सेल, स्टोम मीन्स मुख, तो ये इस सेल का मुख है, साइटोस्टोम या कोशिका मुख।
ये जो भाग है नीचे फ्लेजला, और फ्लेजला का ये नेक है, तो इस नेक वाले रीजन को कहते हैं साइटोफेरिंग्स। फेरिंग्स माने होता है गर्दन, तो ये इसका गर्दन है, साइटोफेरिंग्स। और यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है, ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाहर की तरफ एक ओवल स्ट्रक्चर होता है, और इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, या एक और नाम है इसका आई स्पॉट। आई स्पॉट। नेक्स्ट देखिए, एक चीज मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि हम लोगों की क्लास जो है वो 40 मिनट की होती है। 40 मिनट में ये जो जूम है, ये अपने आप इस मीटिंग को एंड कर देता है। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, उसके तुरंत बाद उसी लिंक से दूसरी क्लास के लिए ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, अब हम लोग इसका जो पोस्टीरियर इंड है, ये जो है पोस्टीरियर इंड, वो कोनिकल है, पॉइंटेड है। ये पोस्टीरियर इंड है। और कैसा है? पॉइंटेड है। इंटीरियर इंड देख रहे हो, ये ब्लंट है, या सर्कुलर इसको कह सकते हो, मतलब कुछ इस तरीके का है ये। तो ब्लंट है, नुकीला नहीं है। तो इस ऐसी रचना को ब्लंट कहा जाता है, जो खुरदरा हो, तो ये ब्लंट होता है। इंटीरियर इंड ब्लंट होता है, पोस्टीरियर इंड पॉइंटेड होता है। और इसमें जो है, इसकी बॉडी में क्रोमेटोफोर होते हैं, क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ये हरा, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये क्या है? क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर में एक रचना होती है, जब बॉटनी पढ़ोगे तो वहाँ इसका ज्यादा जिक्र मिलेगा, क्योंकि बॉटनी में एल्गी से शुरुआत होती है। एल्गी में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहाँ पर बीच में एक हर क्लोरोप्लास्ट से संबंधित चीज है, और इसको कहते हैं पायरिनॉयड। ये क्या है? पायरिनॉयड। और ऐसा माना जाता है कि पायरिनॉयड का संबंध स्टार्च के सिंथेसिस से होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस में फूड बनेगा, और वह फूड किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में। तो ये स्टार्च सिंथेसिस से संबंधित है। और पैरामीशियम में एक स्पेशल स्टार्च पाया जाता है, जो कि नॉर्मल प्लांट के स्टार्च से अलग है, और इसको कहते हैं पैरामाइलम स्टार्च। तो नॉर्मल स्टार्च से इस मामले में ये भिन्न होता है, क्योंकि ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर नहीं देता। आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है, इसके साथ ब्लू कलर नहीं देता। बाकी जितने स्टार्च हैं, वो अगर उसमें आयोडीन डाला जाए तो वो ब्लू कलर देते हैं। ये नहीं देता, इसका मतलब नॉर्मल स्टार्च से ये अलग है। स्पेशली यूग्लिना में है ये, और नाम है पैरामाइलम स्टार्च। कभी कभी पैरामाइलॉन भी लिखा मिलेगा, LON। पैरामाइलॉन बॉडी भी कहा जाता है। ये है, ये इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में, पैरामीशियम में या पैरामाइलम स्टार्च निम्न में से किस जीव में मिलता है? तो उसमें अलग अलग जीव दे देंगे, एक यूग्लिना भी देंगे, यूग्लिना उसमें सही हो। अच्छा, अब एक चीज ये समझिए, इसके अलावा इसमें
एक यहीं पर जो ये फ्लास्क शेप रचना है, रिजर्वायर इसको कहा जाता है। ये जो इसका बॉडी है फ्लास्क का, इसको रिजर्वायर कहा जाता है। तो ये क्या है, रिजर्वायर। रिजर्वायर के वेसल रीजन में यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या काम करती है, काम तो खैर अभी बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, एक मेन वैक्यूल होती है और उसके अराउंड में ये स्मॉल वैक्यूल होती हैं, जिनको एक्सेसरी वैक्यूल कहा जाता है। ये जो है सहायक रिक्तिकाएं हैं, एक्सेसरी वैक्यूल, एक्सेसरी वैक्यूल है। और इस एनिमल के पोस्टीरियर एंड में एक बड़ा सा केंद्रक होता है, ये जो है न्यूक्लियस। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ईओग्लिना। अभी बस केवल समझते चलिए, क्योंकि ये पीडीएफ मिलेगा, जो भी छूटेगा उससे बना लेना सब लोग। केवल अभी समझना इंपॉर्टेंट है। तो अमूमन मोटे तौर पर ये रचनाएं होती हैं इसमें। अब इसके इसकी बॉडी में जो फिजियोलॉजी है, इसकी अलग अलग तरीके की क्रियाएं होती हैं, वो कैसे होती हैं उसको देखते हैं। तो पहला जो है वो हैबिट और हैबिटेट, वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें जो फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं, तो पहला जो है वो लोकोमोशन। लोकोमोशन में फ्लेजला है, लोकोमोटरी ऑर्गन इसका फ्लेजला है। जिसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ फ्लेजला, इट मूव्स फ्रॉम हियर टू दियर। तो लोकोमोशन फ्लेजला की मदद से होता है। कभी कभी इसकी जो ये बॉडी है, इसमें थोड़ा सा संकुचन होता है, मतलब तो उसकी वजह से भी एक रिगलिंग मूवमेंट कर लेता है ये, फैल के और कॉन्स्ट्रिक्ट करके, लेकिन मेन मोड नहीं है। अच्छा, ये जो है, अगर इसको, ये जो फ्लेजला है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरीके से इसमें एक्सोनीम लगे होते हैं, इसलिए ये झाड़ू के जैसा दिखता है, या हॉर्स टेल या घोड़े की पूंछ के जैसा दिखता है। और इसके आधार पर ही इसको मेस्टिगोफोरा, इसके क्लास का नाम है, सुपर क्लास भी में भी मेस्टिगोरा जुड़ा हुआ है, मेस्टिगोफोरा। तो लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लेजला है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, नो स्पेशल ऑर्गन, एंड gaseous exchange takes place यानी गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। तो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू बाय डिफ्यूजन, टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा। डिफ्यूजन, बाहर चीज ज्यादा है तो अपने आप वो अंदर चली जाती है, अंदर जो चीज ज्यादा हुई वो अपने आप बाहर निकल जाती है। तो इसी क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ
ऑक्सीजन इसके बॉडी के अंदर कंज्यूम होती है, कंज्यूम हो जाती है तो कम हो जाती है, और जैसे कम हुई बाहर से अपने आप ऑक्सीजन अंदर आ गई और सांस लेता है, CO2 बनती है। तो चूंकि ये प्लांट के जैसा है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए जो CO2 दिन के समय जब लाइट होता है तो जो CO2 सांस के दौरान, श्वसन के दौरान बनती है, वो वही कंज्यूम हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, तो दिन में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और फोटोसिंथेसिस जब करता है तो ऑक्सीजन निकलती है, उस ऑक्सीजन को ये फिर श्वसन में उपयोग कर लेता है। तो दिन में इसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये श्वसन भी कर रहा है और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस